जय हिंद दोस्तों, स्वागत आप सभी का विजडम एजुकेशन पे। आज 29 अक्टूबर 2021 है। दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण का कंप्लीट न्यूज़ एनालिसिस करेंगे जो यूपीएससी, स्टेट पीसीएस या किसी भी वनडे एग्जाम के प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों ही पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट होगा। आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, अपने दोस्तों के साथ, कलीग के साथ शेयर कर दें। कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, कुछ सुझाव देना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं और वीडियो को निश्चित तौर पर लाइक कर दें। साथ ही साथ जिन लोगों ने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है जाकर के ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम चैनल पे प्रत्येक दिन दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण का पीडीएफ प्रोवाइड करता हूं और जो न्यूज़ इंपॉर्टेंट होता है उसे टिक करके मैं प्रोवाइड करता हूं। विजडम एजुकेशन के नाम से ही हमारा टेलीग्राम चैनल है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फर्स्ट पेज पे ये न्यूज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये न्यूज़ भी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम इस न्यूज़ को डिस्कस करते हैं। आसियान के देशों को केंद्र में रख के बनाएंगे हिंद प्रशांत रणनीति, प्राइम मिनिस्टर मोदी का कहना है। 18th भारत आसियान शिखर सम्मेलन की जो शुरुआत किया गया है, इसकी अध्यक्षता किया गया है प्राइम मिनिस्टर मोदी के द्वारा और साथ ही साथ ब्रुनेई के राष्ट्राध्यक्ष के द्वारा इसकी अध्यक्षता किया है। दोनों ने मिलकर इसकी अध्यक्षता किया है। पीएम मोदी और ब्रुनेई के राष्ट्राध्यक्ष ने मिलकर इसकी अध्यक्षता किया है। तो सबसे पहले हम आसियान के बारे में समझते हैं कि आखिर आसियान क्या है और आसियान के साथ भारत का किस तरह का रिलेशन है, क्या पॉजिटिव रिलेशन है, क्या नेगेटिव रिलेशन है। डिटेल से आसियान इंडिया के बारे में डिस्कस करेंगे। देखो, आसियान का पूरा नाम है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। तो साउथ ईस्ट एशियन नेशन का ये एसोसिएशन है। आसियान का आदर्श वाक्य है वन विजन, वन आइडेंटिटी, वन कम्युनिटी। 8 अगस्त को, प्रत्येक वर्ष 8 अगस्त को आसियान दिवस के रूप में मनाया जाता है। आसियान का हेडक्वार्टर है जकार्ता, इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में आसियान का जो है सचिवालय है। 2022 में भारत आसियान फ्रेंडशिप ईयर मनाने की घोषणा किया गया है और 18th आसियान शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है 2021 में। कल 18th आसियान शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है। भारत आसियान शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है। आसियान की उत्पत्ति सबसे पहले देखते हैं, कई बार क्वेश्चन पूछा है वनडे एग्जाम में। तो आसियान की उत्पत्ति हुई है बैंकॉक घोषणा पत्र के द्वारा। तो वनडे एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया। 1967 में बैंकॉक घोषणा पत्र के द्वारा आसियान की उत्पत्ति हुई है, आसियान की शुरुआत हुई है। इनिशियली आसियान की जो शुरुआत हुई है 5 देशों के मध्य हुई थी, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड। तो ये 5 देश आसियान में पहले शामिल थे। उसके बाद फिर 5 देश शामिल हुए हैं। 1984 में ब्रुनेई शामिल हुआ, 1995 में वियतनाम शामिल हुआ, लाओस और म्यांमार शामिल हुआ 1997 में, कंबोडिया 1999 में इसमें शामिल हुआ। तो टोटल आसियान के अभी 10 देश हैं जिसमें 5 संस्थापक देश हैं और 5 बाद में इसमें शामिल हुए हैं। भारत आसियान सम्मेलन को लेकर के या भारत आसियान संबंधों को लेकर के हम डिस्कस करते हैं। भारत आसियान जो है एक महत्वपूर्ण व्यापारिक साझेदार है। आसियान भारत का चौथा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है, ट्रेड पार्टनर है। तो भारत का चौथा सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर कौन है? आसियान है। जबकि भारत आसियान के लिए 7वां सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। तो भारत के लिए आसियान चौथा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है और आसियान के लिए भारत 7वां सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। भारत के लिए आर्थिक तौर पे महत्वपूर्ण है आसियान, क्योंकि दक्षिणी पूर्व एशियाई देश आर्थिक रूप पे अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस क्षेत्र में आर्थिक वाणिज्यिक महत्व इसलिए भी बढ़ा है क्योंकि भारत इस क्षेत्र में भारी निवेश कर रहा है। 2 दशकों से भारत आसियान में $70 अरब का निवेश किया और भविष्य में इसमें और अधिक संभावना है। तो $70 बिलियन का इन्वेस्ट पिछले 2 दशक में भारत ने आसियान में किया है और इसमें और बढ़ने की संभावना है। भारत के लिए आसियान का महत्व उत्तर पूर्वी राज्यों के लिए भी है। देश के उत्तर पूर्वी राज्यों की सुरक्षा की दृष्टि से काफ़ी संवेदनशील है और वहाँ पे काफ़ी अल्प विकास हुआ, काफ़ी कम विकास हुआ है। हमारे जो नॉर्थ ईस्ट के रीजन है, 7 स्टेट हैं या 7 सिस्टर भी उसे कहा जाता है, वहाँ पे काफ़ी अल्प विकास हुआ है। इस दृष्टि से भी आसियान भारत के लिए महत्वपूर्ण है। और आपको याद होगा, इसी के लिए भारत ने एक्ट ईस्ट पॉलिसी भारत ने बनाया। पहले लुक ईस्ट पॉलिसी था, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने उसे एक्ट ईस्ट पॉलिसी किया है। एक्ट ईस्ट पॉलिसी का जो आधार स्तंभ है वो हमारे पूर्वोत्तर के राज्य हैं, वहीं से इसकी शुरुआत होती है। उदाहरण के लिए आसियान में शामिल सिंगापुर के द्वारा उत्तर पूर्व स्थित असम में कई कौशल विकास केंद्र खोले गए हैं। तो सिंगापुर के द्वारा असम में कई कौशल विकास केंद्र खोले गए हैं, यानी
हमारे नॉर्थ ईस्ट के राज्यों के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है आसियान। अन्य महत्वपूर्ण कारण, विश्व की जनसंख्या की 1/3 भारत और आसियान देशों की सम्मिलित जनसंख्या है। भारत आसियान की अर्थव्यवस्था के साथ मिलकर दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था है। अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, मेरीटाइम सुरक्षा को महत्वपूर्ण करने के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी हो गया। उसके बाद समुद्री सुरक्षा काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, तो समुद्री सुरक्षा को भी मजबूत करने के लिए, आतंकवाद निरोध उपाय के लिए भी हमारे लिए आसियान महत्वपूर्ण है। कोविड-19 आसियान रिस्पॉन्स फंड, प्राइम मिनिस्टर मोदी के द्वारा कोविड-19 महामारी के प्रति आसियान देशों के द्वारा व्यक्त की गई प्रतिक्रिया की सराहना की गई तथा कोविड-19 रिस्पॉन्स फंड में $1 मिलियन का योगदान किया गया था भारत के द्वारा। अब देखो, आसियान भारत के लिए क्यों महत्वपूर्ण है ये हमने डिस्कस किया। अब हम डिस्कस कर रहे हैं कि क्या समस्याएं हैं। सबसे बड़ा समस्या है व्यापार घाटे को लेकर के। अभी हमारा आसियान के साथ जो व्यापार घाटा है वो है लगभग $24 बिलियन, लगभग $23.88 बिलियन। इसे लगभग $24 बिलियन भी कहो कि भारत के साथ आसियान का व्यापार घाटा है। 13 अगस्त 2009 को FATF का भारत और आसियान के बीच में FTA हुआ था, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ था। 2009 में ही आसियान के साथ हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है। अब देखो होता क्या, किस तरह से इसका मिसयूज किया जाता है। चीन अगर किसी सामान को हमारे देश में डायरेक्टली भेजेगा तो ऐसे कंडीशन में उसे टैरिफ लगाना होगा। लेकिन चीन क्या करता है कि चीन अपने सामान को आसियान के देश में भेजता है। मान लेते हैं कि आसियान का देश मलेशिया में उसने अपने सामान को भेजा और मलेशिया के माध्यम से इंडिया वो अपने सामान को भेजता है। तो चूंकि पता है, चीन को ये पता है कि आसियान देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन है भारत का, 2009 में ही साइन है। तो ऐसे कंडीशन में चीन अपने सामान को आसियान देशों के साथ भारत में भेजता है, जो एक चुनौती है। भारत आसियान देशों के लिए बुनियादी ढांचे का विकास और कनेक्टिविटी एक काफ़ी बड़ी चुनौती है। कनेक्टिविटी बहुत बड़ा इशू है और इसी को लेकर के इंडिया, म्यांमार, थाईलैंड त्रिपक्षीय राजमार्ग का शुरुआत किया गया था। तो कनेक्टिविटी के लिए कई सारी परियोजना भारत और आसियान देश मिलकर कर रहे हैं, जिसमें एक है IMT, इंडिया म्यांमार थाईलैंड रोड बना रहा है और इस रोड को बाद में एक्सटेंड करके जो है वियतनाम तक इसको एक्सटेंड किया जाएगा। मैप जब आप देखोगे तो इसका पता चल जाएगा, या नेट पे जाकर के सर्च करना IMT हाईवे। साथ ही साथ कलादान मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स परियोजना का भी क्रियान्वयन कर रहा है भारत और आसियान के देश मिलकर के। और कलादान परियोजना जो है भारत और आसियान के एक देश है, इंपॉर्टेंट देश है म्यांमार। तो भारत और म्यांमार मिलकर कर रहा है कलादान मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स परियोजना की शुरुआत किया है। इसके माध्यम से जो है कलकत्ता से मिजोरम जो है हमारा सामान आसानी से पहुंच पाएगा। तो बेसिकली नॉर्थ ईस्ट को कनेक्ट करने के लिए कलादान परियोजना की शुरुआत किया गया। तेल गैस भंडार की दृष्टि से समृद्ध दक्षिणी चीन सागर में चीन के क्षेत्रीय दावों का भी कनेक्टिविटी के माध्यम से इसका वकालत किया जा सकता है, इसको दूर किया जा सकता है। यानी जो हमारी दक्षिणी चीन सागर में पहुंचने की स्थिति है उसके लिए भी हमें आसियान की ज़रूरत है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि IMT जो रोड है, इंडिया म्यांमार थाईलैंड का रोड जो है, ये आगे एक्सटेंड करके इसको वियतनाम तक ले जाएगा और वियतनाम जाने का मतलब है कि डायरेक्टली ये दक्षिणी चीन सागर में चली जाएगी। तो दक्षिणी चीन सागर में जो चीन अभी अपनी प्रभुत्व की स्थिति शो कर रहा है, तो वैसे कंडीशन में ये नहीं कर पाएगा। भारत भी दक्षिणी चीन सागर में अपनी स्थिति मजबूत करेगी। जिस तरह से चीन हिंद महासागर के क्षेत्र में अपनी स्थिति मजबूत कर रहा है, उसी तरह से भारत भी दक्षिणी चीन सागर में अपनी स्थिति मजबूत करेगी और इसके लिए भी आवश्यकता है हमें आसियान देशों का। देखो, इस न्यूज़ को जब आप पढ़ोगे तो यहाँ भी डिस्कस हुआ है RCP से भारत अलग हो गया था। RCP रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, इसका पूरा फुल फॉर्म है रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप। इसमें टोटल 16 देश थे, वर्तमान में इसमें 15 देश हैं। डायरेक्टली क्वेश्चन ये भी पूछता है कि आसियान RCP में कितने देश हैं, तो RCEP रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप में अभी 15 देश हैं। 15 देश में आसियान के 10 देश हैं। उसके अलावा चीन, दक्षिण कोरिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, ये 5 देश हैं। छठा देश भारत था, भारत इससे अलग हो गया। बाकी किसी वीडियो बना करके मैं आसियान के बारे में और डिटेल से डिस्कस कर दूंगा, लेकिन इसको जरूर आप लोग पढ़ लें। पटाखों पे प्रतिबंध किसी समुदाय के खिलाफ नहीं। देखो, पटाखे जो है प्रतिबंध लगाया है, लेकिन कुछ पटाखे को सरकार ने अलाउ किया है, कोर्ट ने अलाउ किया है।
और ये पटाखे का नाम भी इम्पॉर्टेंट है, इसको कहा गया ग्रीन क्रैकर्स, ग्रीन पटाखा। तो ग्रीन पटाखा ऐसे पटाखा है जिसको फोड़ने के बाद हानिकारक रसायन और गैसों का उत्सर्जन नहीं होता है। वनडे एग्जाम वगैरह में या बीपीएससी वगैरह के प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन कौन से ग्रीन पटाखे हैं। तो ग्रीन पटाखे का जो निर्माण किया है वो सेंट्रल इलेक्ट्रोकेमिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट CECRI, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी, नेशनल बायोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट और नेशनल केमिकल लेबोरेटरी के द्वारा मिलकर किया गया है ग्रीन क्रैकर्स यानी ग्रीन पटाखे का निर्माण। बेसिकली 3 हमारे पास ग्रीन क्रैकर्स हैं। एक है स्वास SWAS, सेफ वाटर रिलीजर इसे कहते हैं, दूसरा है स्टार और तीसरा है सफल। स्टार मतलब हो गया सेफ थर्मल क्रैकर और सफल मतलब हो गया सेफ मिनिमल एल्युमिनियम। तो 3 पटाखे जो हमारे पास ग्रीन क्रैकर्स हैं, ग्रीन पटाखे हैं, उसका नाम याद रख लेना, श्वास, स्टार और सफल। देखो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये न्यूज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट, इसको डिटेल में पढ़ लेना। ये हमारे देश के पर्यावरण मंत्री है, उनका स्टेटमेंट है, उसका इंटरव्यू है, उसी को लेकर के ये न्यूज़ है उनका, जरूर इसे पढ़ना। और साथ ही साथ ये न्यूज़ भी इसी से संबंधित है, ये न्यूज़ भी इसी से संबंधित है। जलवायु परिवर्तन को लेकर के COP26 का आयोजन हो रहा है कहाँ पे, तो ब्रिटेन के ग्लासगो में इसका आयोजन हो रहा है। और इसकी महत्ता इस रूप में आप समझ सकते हो कि इसमें प्रेजेंट होने के लिए प्राइम मिनिस्टर मोदी खुद जा रहे हैं। हालांकि इसमें नॉर्मली पर्यावरण मंत्री जाते हैं, लेकिन इस बार इसकी इम्पोर्टेंस ये है कि इसकी में शामिल होने के लिए प्राइम मिनिस्टर मोदी जा रहे हैं ब्रिटेन की यात्रा पे, राइट। इसी तरह का इसका इंपॉर्टेंस था 2015 में जब पेरिस समझौता साइन हुआ था। COP21 जो 2015 में हुआ था उसमें पेरिस समझौता साइन हुआ था। तो उस बार भी प्राइम मिनिस्टर मोदी गए थे, आपको पेरिस गए थे। और इस बार भी इस समिट में पार्टिसिपेट होने के लिए प्राइम मिनिस्टर मोदी खुद जा रहे हैं ब्रिटेन की ग्लासगो में, जहाँ पे COP21 का आयोजन हो रहा है। तो इस पर मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा कि COP26 का आयोजन आखिर इसका रिलेवेंट क्या है, और साथ ही साथ जो अभी जलवायु परिवर्तन को लेकर के क्या क्या अभी तक क्या क्या मीटिंग इम्पॉर्टेंट रही है, चाहे वो क्योटो प्रोटोकॉल हो, बाली प्रोटोकॉल हो, पेरिस समझौता हो, वो सारे के सारे मैं डिस्कस कर दूंगा एक सेपरेट वीडियो बना के। इसको भी एक बार देख लें। देखो इस न्यूज़ को भी आप लोग जरूर पढ़ें। किशोर न्याय मॉडल नियम 2016 में संशोधन पे सरकार ने मांगे सुझाव। और यहाँ पे देखो पेगारस को लेकर के कल भी डिस्कस हमने किया था। पेगारस को लेकर के सर्वोच्च न्यायालय ने समिति बनाया है। तो पेगारस की जो शुरुआत हुई है, पेगारस जो वायरस है इसको बनाया है इजराइल ने, और इजराइल के राजदूत का कहना है कि ये सिर्फ सरकारी एजेंसियों को ही इसकी बिकती है। पेगारस जो है सिर्फ सरकारी एजेंसी ही परचेज कर सकती है। तो वर्तमान में ये मुद्दा सर्वोच्च न्यायालय में है। सर्वोच्च न्यायालय ने इसकी जांच के लिए एक समिति बनाया है, राइट। अब देखते हैं उस पर क्या होता है, लेकिन इसको जरूर एक बार आप लोग देखें। जैविक हथियारों से निपटने के लिए कमर कसने की जरूरत। जैविक हथियार काफ़ी इंपॉर्टेंट है वर्तमान में। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि हमारा शक है कि कोरोना वायरस जो है एक जैविक हथियार है। चीन ने इसे जैविक हथियार के एक टूल के रूप में इस्तेमाल किया। तो इसलिए जैविक हथियार से निपटने के लिए वर्तमान में इसको कमर कसने की ज़रूरत है। हो सकता है कोरोना वायरस की तरह कोई और भी वायरस भविष्य में हम पे अटैक कर सकता है, तो इसको बचे रहने की ज़रूरत है, इसके लिए काम करने की ज़रूरत है। और इसी को लेकर के एक स्टेटमेंट दिया है हमारे देश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार NSA अजीत डोभाल जी ने। तो इसको भी एक बार इस रूप में आप लोग देख सकते हैं। देखो इस न्यूज़ में बस इतना इंपॉर्टेंट है कि आदिवासी महोत्सव का जो शुरुआत किया गया वो रायपुर में किया गया। निर्यात में भारत का शानदार प्रदर्शन रहा है। G7 देशों में सबसे अधिक भारत का जो है निर्यात प्रतिशत बढ़ा है। देखो इसका मतलब ये नहीं कि भारत ने सबसे अधिक निर्यात किया, इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ इतना है कि पिछले कुछ महीने से जनवरी 2021 से लेकर के जुलाई 2021 में निर्यात प्रतिशत सबसे अधिक जो बढ़ी है वो भारत की बढ़ी है 47%। और निर्यात में जब मैं बात कर रहा हूँ तो सिर्फ
गुड्स निर्यात की मैं बात कर रहा हूँ। दो तरह का निर्यात होता है, या तो गुड्स का निर्यात कीजिए आप, या सेवा का निर्यात कीजिए। तो यहाँ पे मैं सिर्फ गुड्स निर्यात की बात कर रहा हूँ, यानी किसी सामान के निर्यात की बात कर रहा हूँ। निर्यात को लेकर के जो है सरकार ने कई सारे काम कर रही है सरकार। सबसे पहले तो ये टारगेट आप लोग को याद होना चाहिए कि निर्यात को लेकर के जो हमारा टारगेट है, सरकार ने टारगेट तय किया है, और वो टारगेट है $400 बिलियन का हमें निर्यात करना है 2021-22 में। यानी जो चालू वित्त वर्ष में है उसमें $400 बिलियन का निर्यात का सरकार का टारगेट है, इसको हमें फुलफिल करना। बाकी निर्यात को लेकर के कई बार हमने डिस्कस किया, और कई सारी परियोजना निर्यात को लेकर के सरकार कई सारे काम कर रही है। इसको डिटेल में आप लोग पढ़ लें। एथेनॉल की वजह से घटेगा चीनी का उत्पादन। देखो एथेनॉल जो है, एथेनॉल का यूज एथेनॉल बनाने के लिए जो है गन्ना का जो होता है इस्तेमाल किया जाता है एथेनॉल बनाने के लिए भी, और गन्ना का इस्तेमाल होता है चीनी बनाने के लिए भी। जिस तरह से देश में पेट्रोल की कीमत बढ़ी है उससे एथेनॉल की मांग बढ़ रही है, और एथेनॉल की जिस तरह से मांग बढ़ रही है वैसे कंडीशन में गन्ना का उपयोग अब एथेनॉल बनाने के लिए भी किया जाएगा। तो ऐसे कंडीशन में उसका प्रतिकूल प्रभाव जो है चीनी पे पड़ेगा, चीनी का उत्पादन ऐसी कंडीशन में कम होगा। तो इसी को लेकर के न्यूज़ है, क्योंकि एथेनॉल का उत्पादन बढ़ेगा, और एथेनॉल का उत्पादन भी गन्ना से किया जाता है। देखो ये जो न्यूज़ है, इस न्यूज़ में बस ये इम्पॉर्टेंट है कि एक सरकार एक्ट लेकर आई थी। इस एक्ट का नाम है जूट पैकेजिंग मटेरियल एक्ट 1987। जूट पैकेजिंग एक्ट 1987 में सरकार ने एक संशोधन किया था। आई थिंक 2019 में सरकार ने एक संशोधन किया था। इस संशोधन में सरकार ने कहा था कि जो जूट है, चूँकि हमारे जो अगर आप देखोगे पश्चिम बंगाल का क्षेत्र हो गया या बिहार का क्षेत्र हो गया, यहाँ पे जूट के किसान अधिक आपको मिल जाएंगे। तो जूट के किसान के लिए सरकार ने ये संशोधन किया था 2019 में, और इसमें प्रोविज़न किया था कि जो फूड ग्रेन है उसका 20%, फूड ग्रेन है उसका 100%, और जो शुगर का है उसका 20% मैंडेटरी कर दिया था। यानी जो फूड ग्रेन है, मान लो गेहूं का बोरा हो गया, तो गेहूं का बोरा जो पैक होगा वो जूट के बोरा में ही पैक होगा। जितना भी गेहूं पैक होना चाहिए या जितना भी खाद्यान्न का सामान है वो पैक होगा जूट के बोरा में पैक होगा 100%, और जितना शुगर का सामान हो गया, चीनी का जो सामान होता है, वो 20% जो पैक होगा वो पैक होगा जूट के बोरा में। तो ये जो प्रोविज़न किया गया था कि 100% फूड ग्रेन पैक होगा जूट से, और 20% फूड जो चीनी होगा, शुगर होगा, वो पैक होगा जूट से। तो ये किया गया था बेसिकली जूट किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए। तो उसी के संबंध में ये न्यूज़ है, इसको जरूर आप लोग पढ़ें। ये मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, चूँकि इस टॉपिक पे मैं सेपरेट वीडियो बना करके डिस्कस कर दूंगा। इससे पहले हमने इस टॉपिक पे वीडियो बनाया था पृथ्वी सम्मेलन 1992 के बारे में, उसी का एक पार्ट है ये सब। UNFCCC की शुरुआत पृथ्वी सम्मेलन से ही किया था। तो एक डिटेल से वीडियो मैं बना दूंगा, वहाँ पे मैं एक सेपरेट वीडियो बना करके डिस्कस कर दूंगा COP26 में क्या क्या चीज़ें होने वाली है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अभी के समय में सबसे इम्पॉर्टेंट यही है टॉपिक है COP26। पलायन को लेकर के यहाँ पे कुछ डाटा दिया हुआ, इस डाटा को देख सकते हैं। खास करके अगर आप बिहार से हैं, BPSC वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, तो ये डाटा आपको लिखना चाहिए कि 2011 से 1 से लेकर के 11 तक 93 लाख लोगों ने बिहार छोड़कर दूसरे राज्य में गए थे। देश में पलायन करने वाले कुल आबादी में 13% हिस्सा अकेले बिहार से है। तो काफ़ी बड़ा बिहार का नंबर है, खास करके पलायन के चीज़ों में या पलायन के सेक्टर में। आप देखोगे कोविड के समय में पलायन जो है किस तरह से रिवर्स पलायन होना शुरू हो गया था। देखो बिजली को लेकर के ये एडिटोरियल है, इस एडिटोरियल को भी आप लोग पढ़ें। बेसिक मैं बता देता हूँ, डिस्कस मैं नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे आसपास में क्या हो रहा है कि कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है, तो काफ़ी बैकग्राउंड में काफ़ी आवाज़ आ रही है, तो डिस्कशन करने में मुझे दिक्कत हो रही है, इसलिए मैं पूरे वीडियो को डिटेल से डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। लेकिन इसका बैकग्राउंड मैं बता रहा हूँ आपको। बैकग्राउंड क्या है कि कुछ दिन पहले आपने सुना होगा कि देश में कोयला की कमी है और देश में बिजली समाप्त हो सकती है, बिजली बंद हो सकती है। तो ऐसे कंडीशन में जो बिजली कंपनियों की जो बकाया है, तो बकाया को केंद्र सरकार ने कहा है कि जल्दी से जल्दी आप कंपनी को जो बिजली का निर्माण करती है उस कंपनी को भुगतान कर दीजिए। चूँकि कंपनी को पैसा आप दीजिएगा जल्दी से जल्दी, तभी वो जाकर के कोयला वगैरह परचेज करेगा और देश में कंसिस्टेंट बिजली रहेगी, अदरवाइज दिक्कत हो सकता है। लगभग 75,000 करोड़ रुपए का बकाया है, इसे दूर करने की आवश्यकता है।
इस न्यूज़ को भी ज़रूर पढ़ें आप लोग। कल भी हमने डिस्कस किया था कि जो हमारे देश के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, इन्होंने कहा है कि नेशनल जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर अथॉरिटी बनना चाहिए। कई जज हैं, कई सारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जब आप जाओगे तो देखोगे कि जज के बैठने का जगह नहीं है, कोर्ट का जगह नहीं है। तो ऐसे कंडीशन में किस तरह से हमारे देश तरक्की करेगा, किस तरह से जो है केस वगैरह को जल्दी सॉल्व करेगा। आवश्यकता है इसके लिए कि जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, और इसके लिए सरकार को इन्होंने सजेस्ट किया है हमारे देश के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कि आप एक नेशनल जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर की बनाइए, इसकी स्थापना कीजिए। इस न्यूज़ को भी एक बार देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इसको भी जरूर आप लोग पढ़ें। देखो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि 2019 में देश में जहां प्रति 1000 बच्चों पर जन्म लेने वाले में 30 बच्चों की मृत्यु हुई, यानी 2019 में जो हमारा जन्म दर था, मृत्यु दर था सॉरी, वो 30 था, और बिहार का मृत्यु दर 19 रहा बच्चों का। तो बिहार काफ़ी काम कर रही है। हो सकता है इस डाटा से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ दें। इसको भी एक बार आप लोग देख सकते हैं। चलिए इतना ही न्यूज़ था हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट था। कोशिश किया मैंने डिस्कस करने का आपके साथ। आसपास में काफ़ी कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है, इसलिए मुझे एनालिसिस करने में काफ़ी दिक्कत हो रहा था, इसलिए मैं बहुत डिटेल से एनालिसिस नहीं किया। लेकिन आज का न्यूज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो जिस न्यूज़ को मैंने चर्चा आपके साथ किया उसको ज़रूर जाकर के पढ़ें, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और कई सारे डाटा जो उसमें दिया हुआ उसको ज़रूर आप लोग कोट कर सकते हैं, उसको लिख सकते हैं। देखो धीरे धीरे नोट्स बनता है, ऐसा नहीं कि एक ही दिन आप उठोगे और पूरा दैनिक जागरण का नोट्स बना दोगे। धीरे धीरे आपको नोट्स बनाना है। तो जैसे कुछ इंपॉर्टेंट डाटा दिया हुआ जिसको मैंने डिस्कस किया आपके साथ, उसको जरूर जाकर के लिख लें, और इसी तरह से धीरे धीरे आपका नोट्स कंपाइल हो जाएगा। चलिए वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।